तो चलो भाई, बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार फाइनली हम लोग एक नए चैप्टर में फिर से एंटर कर चुके हैं। तो अब हम लोग का जो चैप्टर है वो है मोशन इन वन डायमेंशन, जैसा कि तुमको टाइटल पढ़ के भी पता चल गया होगा। लेकिन अभी हम वहाँ सब कुछ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत अलग सेक्शन है एक्चुअली में मोशन का, ठीक है। तो हम लोग पहले बात किस पे करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ मोशन पे, ठीक है। कि पहले ये तो समझें कि मोशन क्या है, फिर समझेंगे 1D क्या है, 2D क्या है, 3D 4D 5D पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझें कि आखिरकार ये मोशन की बात कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, मोशन को समझने से पहले ना हमको 5 चीजें हैं टोटल जो जाननी पड़ेंगी, ठीक है। तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऐसा लिखते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स। भाई ये देखो ऐसी चीजें हैं ना जो हम लोग इस पूरे चैप्टर में कई बार यूज करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम शुरू में ही उसको क्लियर कर दे रहे हैं। और कोशिश ये करना कि तुम्हारे दिमाग में भी तुम्हारे चीजें, तुम्हारे दिमाग में भी, दिमाग नहीं भाई, तुम्हारे भी दिमाग में वो चीज जो है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बात समझ में आ रही है क्या? देखते हैं भाई। सबसे पहली चीज जो देख रहा है, ये इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, जो देख रहा है। पहले तो हम लोग को देखना है भाई कि कौन है जो देख रहा है। हम लोग को खुद ही ऑब्जर्व पता लगाना है कि अच्छा कौन है जो सब कुछ देख रहा है, सिस्टम में कौन सा चीज है जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। भाई देखना मतलब ऑब्जर्व करना, ठीक है। और जो देखता है ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? ऑब्जर्वर। क्या ये कहानी समझ में आ रही है? जैसे हम बोले कि पंखा घूम रहा है, कोई चल रहा है, गाड़ी भाग रही है, सड़क पे कार घूम रही है, जो सिलाई मशीन है वो ऊपर नीचे से, जो सिलाई मशीन की जो सुई होती है, निडल होता है, वो ऊपर नीचे से मोशन कर रहा है, पंछी उड़ रहे हैं, मिसाइल जो है ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, कार भाग रहा है, या कुछ भी किसी भी तरह के अगर हम मोशन की स्टडी करें, जैसे हम यहाँ कई सारे एग्जाम्पल लिए, तो जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, कुछ भी जितनी भी चीजें हैं आसपास, अगर कुछ भी ऐसा कोई चीज है जो मोशन में है, कोई चीज जो दौड़ रहा है, चल रहा है, कुछ भी, Birds fly, horses gallop, water flows through rivers, and cars move. इवन अगर कोई चीज रेस्ट में भी है, मतलब अगर हमको किसी चीज को देखना है तो कोई ना कोई जरूर ऐसा सिस्टम होगा, कोई ना कोई ऐसा जरूर आदमी, पर्सन, कोई भी होगा जो उस चीज को क्या कर रहा होगा? ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो इसीलिए हम लोग को मोशन के स्टडी के पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कौन है जो ऑब्जर्वर है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड भाई, वह कहां से देख रहा है? वह कहां से देख रहा है? कौन कहां से देख रहा है? जो ऑब्जर्वर है, ये वह का मतलब कौन है? वह का मतलब हो गया ऑब्जर्वर। कि ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है? जैसे मान लो हम हैं, हम ऐसे बैठे, या मान लो हम ऐसे क्लासरूम में हैं और हमारे सामने से तो कोई गाड़ी लेके चला गया, हमको खिड़की देखा कर रही, वो कोई गाड़ी लेके जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या हैं भाई? हम ऑब्जर्वर हैं। हम कहाँ खड़े हैं? जमीन पे। या फिर हम डेस्क पे खड़े हैं तो हम बोलेंगे कि अच्छा जो हमारा ये डेस्क है वो हमारे लिए, अब मतलब ये बता दिया कि हम कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। एक और एक सिचुएशन सोचो, ऐसे समझो, मान लो कि हम किसी ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है। बगल में भी कोई ट्रेन है, हम ट्रेन में बैठे हैं, हमारी ट्रेन भी चल रही है, वो ट्रेन भी चल रही है, एकदम सेम स्पीड से मान लो, तो दोनों सेम टू सेम स्पीड से चल रही है। तो अगर हम देखेंगे किसमें? दूसरे ट्रेन में कौन बैठा है, मान लो हम उसको देख रहे हैं, या हम दूसरे ट्रेन को देख रहे हैं, तो हम जिसमें बैठे हैं वो खुद भी चल रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब एक और चीज जरूरी हो गई कि ऑब्जर्वर जो है वो कहां से देख रहा है, ये भी जरूरी है, ठीक है। और ये जो चीज है जहां से हम लोग देख रहे हैं उसको एक बढ़िया सुंदर सा कठिन सा नाम दे दिया गया है। क्या नाम है बताओ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हो सकता है अभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर क्या ये इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोले बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ठीक है। एकदम सिंपल बात है, फर्क पड़ेगा। तुम एक वीडियो देख लो, तुमको यहाँ दिखा दे रहे हैं। यहाँ इस वीडियो में हम लोग को कार की स्टडी करनी है। कार की स्टडी 2 अलग अलग जगह से किए हैं, तो उसी कार की जो गति है वो हम लोग को अलग अलग महसूस हो रही है। देख लो एक बार वीडियो। For instance, let us consider the state of a car driver. It is difficult to answer this question. This is because, with respect to the car, the driver is at rest, but with respect to the other things around, he is in motion. देखो हम लोग उस वीडियो में क्या देखें कि भाई जैसे कोई कार है,
कोई कार चल रही है, कोई बाहर से खड़ा कर देख रहा है, कर रही है ओहो कार मस्त चल रही है, एकदम मजा आ रहा है, बढ़िया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई कार का जो ड्राइवर बैठा है या जो ड्राइवर के बगल में जो बच्चा बैठा था, वो बच्चा मान लो ड्राइवर को देख रहा है या वो उस कार को देख रहा है, मतलब कार के सिर्फ अंदर के पार्ट्स को देख रहा है, जैसे सीट हो गई या जो म्यूजिक सिस्टम है उसको देख रहा है या जो स्पीकर उसको देख रहा है, तो उसको लगेगा कि यार ये तो रेस्ट में चल ही नहीं रहा है। हाँ, ऑल्दो अगर वो बाहर देख लिया सड़क पे या सड़क पे और चीजों को देखा तो उसको लग जाएगा कि हाँ हम लोग मोशन में हैं, लेकिन अगर वो कार की चीजों को देखेगा तो उसको वो मोशन नहीं लगेगा। इसका मतलब कि देखो कार ही थी, दोनों सिचुएशन में हम लोग क्या किए हैं, कार के मोशन का स्टडी किए हैं। लेकिन एक बार बाहर वाला बच्चा स्टडी किया तो उसको लगा कार मोशन में है, और एक बार जब अंदर जो बैठा हुआ ऑब्जर्वर है वो जब सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा है, कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको लगा कि जो कार है वो क्या है, रेस्ट में है। इसका मतलब कि कौन देख रहा है इससे भी फर्क पड़ रहा है, और जहां से देख रहा है वो चल रहा है, रुका है, क्या है, कैसे है, उससे भी फर्क पड़ रहा है। मतलब ऑब्जर्वर से तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ किस पे फर्क पड़ेगा बताओ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं भाई। तीसरी चीज जिसको देखा जा रहा है, जिसको, अरे एक मिनट रुक जाओ, जिसको देखा जा रहा है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में क्या था, वो कार थी, क्योंकि हम लोग उस कार को देख रहे थे, और जिसको देखा जाता है ना उसको क्या बोल दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है ऑब्जेक्ट। अरे भाई जिसका स्टडी करने जा रहे हैं वो होना भी तो चाहिए, पता चला कार है ही नहीं, पता नहीं कौन सी कार को स्टडी कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग को तीन चीजें दिख गई, कौन कौन, जो देख रहा है वो ऑब्जर्वर हो गया भाई, कहां से ऑब्जर्वर दिख रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, किसको देखा जा रहा है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर, कहां पर वस्तु ऑब्जर्वर को दिख रही है। देखो भाई ये पांचवी चीज आ गई, क्या बोल रहे हैं हम कि कोई, ये सब तो हो गया हम लोग का। फोर्थ पॉइंट क्या है, कहां पर वस्तु ऑब्जर्वर को दिख रही है, ठीक है। और इसी को हम लोग आगे जाके क्या बोलेंगे, पोजीशन। भाई अगर हम बहुत सही से बात करें, सबके सब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है लिखे हम कि वस्तु ऑब्जर्वर को कहां दिख रही है, जैसे ऐसे सोचो, जैसे एकदम सिंपल चीज क्या है, एकदम सिंपल चीज, जैसे मान लो हम बोले ये मार्कर है हमारे सामने रखा हुआ, एकदम सिंपल सोचो, जैसे ऑब्जर्व मार्कर रखा हुआ है, हम अपनी आंख से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम अपनी आंख से उसको ऑब्जर्व कर, हमको लगा कि अच्छा हम समय लिए, टाइम, ऐसे मान लो वॉच लेके आ गए, और एक पांचवी चीज में हम यहाँ लिख ही देते हैं, जो पांचवी चीज है फिफ्थ, वो क्या है बताओ, समय भाई, टाइम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मतलब ये वो पांच चीजें हैं जिनका खेल अगर हम लोग को खेलने आ गया तो मोशन वाला कोई भी चैप्टर का मतलब टोटल 3 है जो मेजर हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में मोशन के स्टडी करते हैं। 3 जगह, एक है मोशन इन 1 डायमेंशन जो हम लोग का अभी का चैप्टर है, एक नेक्स्ट चैप्टर हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ मोशन इन 2 डायमेंशन, अगर हम उसको सही से देखें तो उसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, दोनों 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। वो बात करते हैं, उस पर आते हैं अभी। तो ये 2-3 चैप्टर्स में बहुत भयंकर अच्छे से इंपॉर्टेंट चलने वाला है। अगर इतनी कहानी समझ में आ गई तो अच्छे क्वेश्चंस में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो हम बोले, भैया एग्जाम्पल पे आ रहे हैं कि मान लो मार्कर यहाँ रखा हुआ है, हम अपनी आंख से उसको देख रहे हैं, हम टाइम चालू किए कि चलिए सर मान लीजिए 2 बज रहा है अभी, हाँ 2 बज रहा है अभी, मान लीजिए चालू किया आप समय, हम समय चालू किए, अब भैया चलो समय चल रहा है, 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, से देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया कलर वलर दिख रहा है। लेकिन एक चीज तुमको समझ में आना चाहिए, क्या कि जब हम इसको ऐसे देख रहे हैं स्टेशनरी फिक्स होके, तो समय बीतने के साथ इसका ऑब्जर्वर से वस्तु की दूरी नहीं बदल रही है। देखो क्या बोल रहे हैं, कहां पर वस्तु ऑब्जर्वर को दिख रही है, देखो वस्तु यहां हमको दिख रही है, क्या ये दूर या पास हो रहा है क्या, नहीं। अगर हमारे ऑब्जर्वर से अगर वस्तु की जो स्थिति है वो नहीं बदल रही है, इसका मतलब साफ हो गया कि इस ऑब्जर्वर के लिए इस वस्तु जो है, ये वस्तु जो है वो मोशन में नहीं है बल्कि रेस्ट में है। जैसे ये सोचो कार वाले एग्जांपल में भी सही था, जो बच्चा बैठा हुआ था वो जब कार के म्यूजिक सिस्टम को देख रहा है या एसी को देख रहा है तो उसको लगेगा ये तो म्यूजिक सिस्टम पहले भी यही था, अभी भी यही है, उसको लगेगा जो म्यूजिक सिस्टम है
वो उसके रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। लेकिन सोचो अगर कोई जो बाहर सड़क पे था, अगर वो केवल मान लो ऐसा कुछ तरीका कि वो म्यूजिक सिस्टम को देख रहा है, तो उसको म्यूजिक सिस्टम लगातार हर अगले टाइम पर दूर जाता हुआ दिखाई देगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है। तो अब हम इन पांचों चीजों को मिक्स करके हम अब मोशन की डेफिनेशन को भी बना देंगे। ये बात क्लियर हो रही है क्या? फिर से बताते हैं भाई। देखो मोशन में हमारे पास क्या क्या चीजें पहले वो समझते हैं। मोशन के ऑब्जर्व, अभी मोशन की बात नहीं की, अभी हम लोग 5 अलग अलग चीजों के बारे में बात किए हैं। एक, कौन है जो देख रहा है। दूसरा, कि कहां से देख रहा है, किस सिस्टम पे बैठ के देख रहा है। कौन देख रहा है, वो ऑब्जर्वर। किस सिस्टम में बैठ के देख रहा है, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दिए थे। किसको देखा जा रहा है, उसको ऑब्जेक्ट बोल दिए थे। अगर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वस्तु की जो स्थिति है उसको हम लोग क्या बोल दिए थे, पोजीशन बोल दिए थे। और 5वीं चीज थी क्या, समय। कि भाई समय तो एकदम भगवान टाइप चीज है। भगवान टाइप चीज क्यों? क्योंकि देखना आगे जाके ना समय का इतना मस्त मस्त यूज है, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन होंगे। अगर तुमको समय सही से निकालने आ गया तो बहुत लेंदी क्वेश्चन जो कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन वो एकदम आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो अब से जब भी कभी समय आएगा तो उसको एकदम भगवान टाइप इज्जत देंगे। ठीक है, भगवान, अल्लाह, भगवान, गॉड, जो भी मानना है तुमको, ईसा मसीह, कुछ भी जो भी तुमको लग रहा है, जो भी तुम मानते हो वो मान लेंगे इसको। ठीक है, अल्लाह भगवान मान के एकदम चालू करेंगे कहानी। बात समझ में आ रही है क्या? तो समय एकदम भगवान टाइप चीज है भाई। ठीक है, तो खूब सम्मान देंगे। समय आएगा तो बल्कि हम तो कह रहे हैं कि 2-3 मिनट हाथ रोक के सम्मान मान देंगे। ठीक है, कि अगर बत्ती को बत्ती लाएंगे, कह रहे हो समय आ गया, समय आ गया। ठीक है, बड़ी चीज है ये। इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे समय को? तुमको समय के साथ भी समझ में आ जाएगा। गजब, ये नहीं, समय को समझने के लिए भी समय की जरूरत पड़ेगी अभी। तो जब सही समय आएगा तो समय की सही अहमियत हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं भाई। क्लियर हो रही है कहानी? अब हम लोग थोड़ा अंदर इंटर कर रहे हैं किस पे, मोशन पे। तो चलो इसको नोट कर लो फटाफट, कॉपी पेन निकाल लो भाई। कहानी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, अब शुरू करें। देखना, हटा देना इसको। अब इन 5 चीजों से हम लोग अब रिलेट करते हैं थोड़ा मोशन को। देखो मोशन के हम डेफिनेशन पे आ रहे हैं। क्या है? इफ any observer sitting in a system, कोई मान लेते हैं ऑब्जर्वर है। देखो हम लोग का यहाँ पहला पॉइंट निकला ऑब्जर्वर की बात, किसी सिस्टम में बैठा हुआ है। तो यहाँ हमारी दूसरी बात निकली कौन सी वाली, फ्रेम वाली बात। observes a particle whose position is changing with respect to observer with time, then that particle will be called in motion with respect to that ऑब्जर्वर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, देखो सुनना ध्यान से। क्या हम बोले वो देख लो एक बार, कि अगर कोई ऑब्जर्वर, यहां हम लोग की पहली बात निकली फर्स्ट, किसी सिस्टम में बैठा हुआ है। सिस्टम मतलब फ्रेम हो गया हमारे यहाँ पे, मतलब यहाँ पहली बात निकल गई हम लोग की कौन सी, ऑब्जर्वर वाली बात। फिर हम लोग का निकल गया कौन सी वाली बात बताओ, फ्रेम वाली बात। ऑब्जर्व्स अ पार्टिकल, एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का थर्ड बात निकल गया कौन सा बताओ, ऑब्जेक्ट। अरे भाई यही था ना। अच्छा, हुज पोजीशन, यहां हम लोग का 4th पॉइंट निकला, 4th। ठीक है, पोजीशन वाली बात। चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विथ टाइम,
तो यहां से हम लोग का 5वां पॉइंट निकला। ये बात समझ में आ रही है। अब इससे ना इस डेफिनेशन में अगर कोई चीज सही बैठी है तो वो निश्चित तौर पे मोशन में है, और अगर वो सही से नहीं बैठ पा तो वो मोशन में नहीं होगा। वो उस रेस्पेक्ट में, देखो विथ रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर लिखे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, ठीक है। अब हम यहाँ कुछ ऐसे एग्जांपल्स देंगे ना जो किसी एक के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में होगा, किसी और के रेस्पेक्ट में वो मोशन में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, ठीक है। एग्जांपल, यहाँ कुछ कुछ बातें हम बताते जाएंगे, उसको ना तुमको अपने हिसाब से लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते जाना है, ठीक है। कि मान लेते हैं कि कार की रेस चल रही है और हम लोग ऐसे साइड में मस्त कार की रेस को देख रहे हैं, एकदम मस्त गाड़ी भागे जा रही है, दौड़ रही गाड़ियां एकदम मस्त, ठीक है। अगर वो गाड़ियां से दौड़ रही हैं तो वो गाड़ियां जो है वो हम लोग के रेस्पेक्ट में, हमारे रेस्पेक्ट में चल रही होंगी कि नहीं? चल रही होंगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो कार के अंदर बैठा ड्राइवर होगा उसके रेस्पेक्ट में उसकी कार किस में होगी? रेस्ट में होगी, ठीक है। मतलब सेम चीज का हम लोग स्टडी किए ऑन चेंजिंग ऑब्जर्वर, जो सिचुएशन है कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में, वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल गाड़ी रेसिंग वाला। सेकेंड एग्जाम्पल पे आओ भाई। सेकेंड, ऐसे समझो कि जो हम लोग के घर में मम्मी या दीदी कोई भी जब सिलाई मशीन चलाती हैं तो क्या होता है, सिलाई मशीन की जो निडल है, निडल जो सिलाई मशीन चलती है तो निडल ही ऊपर नीचे जैसे ऑसिलेटरी मोशन करता है। तो अगर किसी, देखो तुम ऐसे सोचो, फिक्स पॉइंट मान लो जहां कपड़ा हम लोग रखे हैं, जो निडल है वो उसके ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। देखो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है कि नहीं? तो वो भी एक मोशन का पार्ट हो गया। हम देखेंगे तो हमको उसको लगेगा अच्छा वो मोशन में है, ठीक है। और सोचो, जैसे कोई मान लेते हैं साइकिल पे है, ठीक है। कोई साइकिल पे से आगे की तरफ अगर जा रहा है साइकिल पे, देखो साइकिल ना एक ऐसा एग्जांपल है जहां दोनों चीजें हो रही, दो चीजें हो रही है। क्या देखो कि जो साइकिल का फ्रेम है, जो दिन लोहा का बना है, वो एकदम स्ट्रेट आगे की तरफ जाता है, सही है। लेकिन जो साइकिल के पहिए हैं वो गोल गोल घूमते, मतलब उनमें कैसा होता है, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक और एग्जाम्पल हो गया भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ये सब एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा एक दो लाइन सब पे लिखते चलना, ये बहुत जरूरी रहेगा। और सोचते हैं, मान लो कि भाई अगर सिंपल सोचो, जैसे अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सही बात है, तो वहां पे हो जाएगा। फोर्थ, जो मून है वो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो वो हो जाएगा फोर्थ एग्जाम्पल, वो भी एक एग्जाम्पल हो गया भाई। सिक्स्थ, मान लो कि एकदम बड़ा सा झूला है, नहीं जो बड़ा सा झूला ऐसे ऐसे ऐसे, अरे बहुत बड़ा हो गया, ऐसे सर्कल मान लो, बहुत बड़ा सा झूला अगर ऐसे गोल 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 घूमता है तो वहां पे कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है, गोल गोल घूम रहा है। Like the motions of a merry-go-round or a giant wheel. या गाड़ी जो है, कार जो है वो ऐसे अगर सड़क के किनारे से रोटेट कर रहा है, वो भी सर्कुलर मोशन है। तो ऐसे बहुत सारे तरह के हम एग्जाम्पल को ला सकते हैं। वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब हम लोग के टाइप ऑफ मोशन में आएंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो क्लियर कट याद रखना है पहले। अच्छा, यहां से हम लोग क्या क्या सीखे कि यहां से हम लोग दो चीजें सीखे। पहले एक और चीज सोचो, हम जो तुमको शुरू में बताया था वो कार वाला एग्जाम्पल, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में है, तो हम मोशन या रेस्ट डायरेक्ट नहीं बोल सकते। मोशन या रेस्ट उस बॉडी के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है, किस बात पे बताओ, ऑब्जर्वर वाली बात पे भी, कि ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, उसके करेस्पॉन्डिंग ही हम बोल पाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है कि मोशन में है। बात समझ में आ रही है क्या? एग्जाम्पल हम समझा ही चुके हैं भाई। देखो वो जो कार है वो चल रही थी किसके रेस्पेक्ट में, जो सड़क पे था, लेकिन जो कार के अंदर ही बैठा था उसको लग रहा था कि जो कार है वो रेस्ट में है। अच्छा, ऐसा हम लोग फील भी किए होंगे। वो सोचो ट्रेन वाला केस, ट्रेन वाले केस में हम लोग ये कई बार फील करते, नहीं, हम लोग ट्रेन में ऐसे बैठे रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि हम लोग का ट्रेन चल रहा है कि बगल वाला ट्रेन चल गया, ठीक है। कैसे पता चलता है? जब हम लोग दूसरी साइड देखते हैं, या हम लोग अपनी जब पटरी झुक के देख पाते हैं, अगर मान लो, तो पटरी से हम लोग को पता चलता है, ठीक है। इसका मतलब कि दो चीजें हैं भाई। अगर कोई बॉडी मोशन में है कि नहीं है, ये बात दो चीजों पर निर्भर करता है। एक, उस ऑब्जेक्ट पर, अरे भाई ऑब्जेक्ट तो जरूरी है ही ना, पहले तो ऑब्जेक्ट होगा तभी तो हम मोशन की बात शुरू ही कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पे। पहली नजर में ऐसा लग सकता है हम लोग कि अरे सर अगर कोई कार चल रही तो चल ही रही होगी ना, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे यहाँ कार एज ऑब्जेक्ट काम किया, लेकिन अगर कोई कार के बाहर का बच्चा देख रहा है उसको लगेगा कि वो कार है मोशन में, लेकिन अगर कार के अंदर ड्राइवर 5, 6, 10, 20 लोग बैठे हैं, 20 लोग कैसे बैठ सकते हैं, लेकिन मान लो जितने लोग भी बैठे हैं, अगर वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो उनको लग सकता है कि वो जो कार है वो किस में है,
रेस्ट में अगर वो केवल अंदर की चीजों को देख रहे हैं तो। अच्छा सा ऑब्जर्व कहाँ होगा? ट्रेन वाले केस में। ये बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी हम लोग की किसकी है बताओ? मोशन जो कहानी है वो ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जर्वर दोनों पर डिपेंड करेगा। तो इंपॉर्टेंट कहानी, सबसे पहला स्टार पॉइंट तो यही, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ। अब यहां से इस बात से कंफ्यूज मत होना कि अरे सर केवल ऑब्जर्वर डिपेंड कर रहा है। गलत। आज तुमको ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वर डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो तुमसे बोले कि कोई कार है जो किसी, जैसे मान लो हम खड़े हैं, कोई कार यहां से जा रही है, तो हमको लगा कि अच्छा ये तो सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, कार तो हमेशा चलेगी। ऐसा नहीं है ना। अरे हम कार का अगर चाबी बंद कर दे, कार में पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए, तो वो कार रेस्ट में आ गई कि नहीं? तो वो ऑब्जेक्ट पर भी तो डिपेंड कर रहा है ना कि ऑब्जेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो दोनों चीज पर निर्भर करेगा। जैसे वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है, उसी तरीके से वो ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आई? अच्छा, यहां तक तो कुछ कुछ कहानी सर क्लियर हो गई। अब हम लोग यहां थोड़ी सी छोटी सी बात करते हैं किसकी? टाइप ऑफ मोशन की। कि भैया टाइप ऑफ मोशन पे आ लिया जाए एक बार कि टाइप ऑफ मोशन क्या क्या होता है, कैसे होता है। अच्छा नहीं, टाइप ऑफ मोशन से पहले ना एक और बात कर लेते हैं हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? सुना ध्यान से। जैसे मान लो तुमसे बोले, वो कार वाला एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, ठीक है? खड़ा है भाई, और हम लोग के पास एक मस्त गाड़ी है। अरे रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, गाड़ी गड़बड़ बन गई, रुक जाओ। देखो मस्त गाड़ी आ गई कि नहीं? अरे कार लग रहा है कि नहीं? एकदम सुंदर कार है ना? हंसना बिल्कुल नहीं। अरे कार है भाई। इसको इस कार का सबसे मस्त फायदा क्या है? इस कार का सबसे मस्त फायदा कि यही नहीं पता चलेगा तुमको कि ड्राइवर किधर बैठा है। इसको हम किसी भी तरफ चला सकते हैं, ठीक है? अभी देख के क्या लग रहा है बताओ? देख के क्या लग रहा है? गाड़ी किधर जाएगी? इधर जाएगी। मान लेते गाड़ी इधर भग रही है भाई, ठीक है? गाड़ी इधर चल रहा है, ऐसे 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 बना ली। ये सड़क होगी हम लोग की। देखो सुनना ध्यान से, जहां से ऑब्जर्व करते हैं ना, या जहां से हम लोग कुछ भी उसका पोजीशन वगैरह सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कितनी दूरी पर दिख रहा है वो हम लोग को, कहां पर दिख रहा है कार, तो जहां से देखना शुरू करते हैं ना, वहां पे क्या मान लेते हैं बताओ? वहां पे मान लेते हैं हम लोग का पुराना अपना फेवरेट कौन? ओरिजिन, ठीक है? अच्छा, इस तरफ क्या मानेंगे? एक्स। इस तरफ क्या मानेंगे? इस तरफ मानेंगे वाई। और इधर की तरफ क्या मान लेंगे? जेड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल लेते हैं इसको कि भाई एक्स वाई और जेड लेके आ जाएंगे, ठीक है? जहां से ऑब्जर्व करते हैं वहां क्या मान लेते हैं? ओरिजिन। और 3 परपेंडिकुलर एक्सिस मानते हैं, तीनों का नामकरण कर लेते हैं एक्स वाई और जेड, चाहे कुछ भी, ठीक है? चाहे कुछ भी का मतलब यहाँ पे जेड हो सकता है, यहाँ एक्स हो सकता है, यहाँ वाई हो सकता है, यहाँ वाई हो सकता है, यहाँ एक्स, यहाँ जेड हो सकता है, यहाँ वाई हो सकता है, यहाँ जेड हो सकता है, यहाँ एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस तीनों आपस में क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। इस बारे में तो हम लोग बात किए ही होंगे, ठीक है? नहीं किया तो सुन समझ लो इसको। अच्छा, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह फ्रेम होता है द सिस्टम इन विच ऑब्जर्वर लाइज, ठीक है? जिसमें वो ऑब्जर्वर लाई करता है, जिसमें वो ऑब्जर्वर रहता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? अच्छा, ये एक तरीका हो गया भाई, ठीक है? लेकिन जब हम लोग कार, जो हम लोग की कार है, चलो मान लो ऐसे ही कार ले लेते हैं भाई, पता नहीं कितना सब असर इस पे, मान लो सो छोटे से नॉर्मल कोई वैन लेके आ गया, ठीक है? माल ढोने वाला मान लो वैन है ये। मान लो कि यहाँ पे ड्राइवर बैठा है कि ओ हो ये रहा स्टीयरिंग ऐसे पकड़ा हुआ है, और अगर हम इस ड्राइवर को ही एज ऑब्जर्वर ले लें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बन जाएगा। ये वीडियो देख लो एक बार, इस वीडियो में तुमको दिखाए हुए हैं, देखो इस वीडियो में हम ऑब्जर्वर को एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिए हैं। देख लो अच्छे से ध्यान से एक बार पहले। Suppose you take a frame of reference with a fixed point on the road
as the origin, we say that the car is moving. However, when you take a person sitting in the car as the origin of the frame of reference, then the driver of the car is at rest. As, in this case, the frame of reference itself is moving along with the car. देखो वीडियो में तुमको दिख गया होगा कि वो जो ऑब्जर्वर है वो खुद आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी हमारा चल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम लोग क्या माने, तो उसको हम लोग उस पॉइंट को ओरिजिन बोले थे कि नहीं, तो वो ओरिजिन ही आगे की तरफ शिफ्ट होने लगा कि नहीं, तो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अब आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हुआ हम लोग का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा बहुत परेशान मत हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग का कई बार आने वाला है। इवन आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वहां भी हम लोग इस बारे में खूब अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। किसके बारे में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी है, आगे जाके तो इसका बहुत भयंकर यूज है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह में भी, ठीक है। तो अलग अलग कहानियां हैं, इसको ऐसा सुना के कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। अभी बहुत आगे की जिंदगी में हम लोग को फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करनी ही करनी है, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठा रहता है, जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर को हम लोग मानते हैं, उसी फ्रेम को हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो चलो देखो, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भाई। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? टाइप ऑफ मोशन की, ठीक है। टाइप ऑफ मोशन। एक मिनट, पोछा लगा ले अच्छे से, रुक जाओ, पोछा लगाया जा रहा है बिल्कुल। चल, पोछा लग गया भाई। हेडिंग टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। मेनली हम लोग 4 टाइप के मोशन की बात करते हैं। देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ मोशन। 4 टाइप का मोशन कौन कौन सा? देखो भाई, हम लोग बारी बारी सब पे हेडिंग में बात करेंगे। पहले हम लोग ना सबका नाम कार्ड एक बार कर लेते हैं, ठीक है। देखना, 1 डायमेंशनल मोशन की। ओहो हो, अब बात समझ में आ रही है सर। क्या नाम दे दिया गया इसको? 1D मोशन। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड है हम लोग का 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या बोल देते हैं हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग 2D मोशन, ठीक है। अच्छा, अब तो समझ में आ ही गया होगा। तीसरा क्या आने वाला बताओ? तीसरा आने वाला है हम लोगों का क्या? तीसरा है 3 डायमेंशनल मोशन। अरे बोलो भाई, 3 डायमेंशनल मोशन, ओके। क्या बोल देंगे इसको? 3D मोशन, ठीक है। 3D मोशन। अच्छा, अब तो बहुत भयंकर क्लियर हो गया। फोर्थ क्या आएगा बताओ? फोर्थ, अरे खतरनाक हो गया जी एकदम। कहते बोल रहा है 4D मोशन, 4 डायमेंशनल मोशन। गलत, 4 डायमेंशनल मोशन नहीं होगा भाई। 4 डायमेंशनल की जगह क्या आएगा बताओ? वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन। पहली बात ये समझो, अरे 4 डायमेंशनल कैसा हो सकता है? 3 ही डायमेंशन ही होता है ना, एक्स, वाई और जेड। तो हम लोग के जो सिंपली केस में वो है इन तीनों का मोशन, और फोर्थ क्या है? वाइब्रेशनल। एक्चुअली में ना हम सबके बारे में बात कर लिए हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग डिटेल में बात करते हैं सबके बारे में थोड़ा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो इन चारों को नोट कर लो फटाफट। कर भी लिए क्या? शाबाश, बहुत बढ़िया। और अब हेडिंग डालो नंबर 1 क्या? 1D मोशन। 1D मोशन। हटा दे सब कुछ, बोलो भाई। चल शुरू करते हैं ना। हेडिंग लिख लो फटाफट। नंबर 1 1D मोशन। अरे तो ना पोछा लग रहा है, डबल बार लगाना पड़ेगा क्या? देखो 1D मोशन की बात करते हैं भाई कि चलिए सर शुरू किया जाए। 1D मोशन एकदम क्लियर कट याद रखो। क्या कि अगर हम लोग जैसे उसका पोजीशन देखेंगे, ऐसे सोचो ध्यान से भाई, हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर लेते हैं कि चलिए सर मान लीजिए हम लोग का जो ऑब्जर्वर है वो ओरिजिन पर बैठा हुआ है। ये हम लोग का हो गया x, ये हम लोग का हो गया क्या बताओ?
बोलो, कुछ बोलोगे तब ना पता चलेगा। ये मान लो हम लोग का जेड हो गया ना, जेड, और इसको हम मान ले रहे हैं वाई। ध्यान सुनना कि चलिए सर एक्स वाई जेड हुआ। अब अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है, ठीक है, कहां पर है हम बताए थे ना, कहां पर है, तो मान लो कहां पर है, ऐसी जगह पर है जहां से उसका सिर्फ एक वैल्यू चेंज हो रहा है, एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, चाहे तो एक्स, चाहे फिर वाई, चाहे फिर जेड। जैसे मान लो कि कोई आदमी है जो इधर उधर भगा, या ऐसा समझो जैसे मान लो कोई कार है, वही हम लोग की पुरानी कार, कि मान लो कार है, हम वो कार बना ही नहीं है, सब फालतू हंस रहे हैं सब। मान लो ऐसी कार है, हंस रहे हो कि नहीं सब, एकदम मत हंसो ना, फिर वो वाली कार, मतलब ठीक है उस कार में फायदा है ना, उसको बनाने के बाद उसको कहीं पे भी टहला घुमा देते हैं। कछुआ लग रहा था क्या वो, कोई बात नहीं। देखो जैसे मान लो कि कार है, अब इधर ध्यान देते हैं सब लोग, कि मान लो कार है वो एक ही एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, तो सोचो ना इसका वाई और जेड तो फिक्स रहेगा, केवल क्या चेंज होगा, एक्स। सिमिलर तरीके से मान लो कार वाई के लॉन्ग चलता तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, वाई। ऐसे मान लो कोई लिफ्ट है, जैसे जो लिफ्ट होता है वो ऊपर नीचे मूव करता है ना, अगर लिफ्ट ऊपर नीचे मूव करेगा तो उसका सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा कि नहीं। ये वीडियो देख लो एक बार पहले तो। Parallel to the x-axis, parallel to the y-axis, parallel to the z-axis. देखो इन तीनों एग्जाम्पल में, देख लिया वीडियो ना, इन तीनों एग्जाम्पल में हम लोग क्या किए, देखो दिख रहा था कि भाई या तो कार जो वो एक्स के लॉन्ग चल रही है वाई के लॉन्ग, या फिर हम लोग का जो लिफ्ट है वो जेड के लॉन्ग चल के, केवल एक ही एक्सिस था जिसके लॉन्ग के कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। देख लो हम लोग लिख लेते हैं इस बात को। इफ एनी पार्टिकल मूव्स इन सच अ वे, in such a way that only one coordinate of axis changes with respect to frame of reference, with respect to given frame of reference, with respect to given frame of reference। अरे भाई एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग तो बात कर रहे हैं ना, then such type of motion, type of motion is called one dimensional motion। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? इसका एग्जांपल नोट कर लो फटाफट। कार एक्स के लॉन्ग चल रही है, कार वाई के लॉन्ग चल रही है, लिफ्ट जेड के लॉन्ग चल रहा है। तो ये सब एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का किसी फिक्स पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए केवल एक ही एक्सिस चेंज हो रहा है। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोल देंगे? वन डायमेंशनल मोशन। और भाई हम लोग के चैप्टर का भी नाम क्या है बताओ? मोशन इन वन डायमेंशन। बात समझ में आ रही है? नोट करो फटाफट, इसको नोट करो। अब नेक्स्ट आते हैं भाई टू डायमेंशनल मोशन पे आते हैं कि चलिए सर टू डायमेंशनल मोशन की बात की जाए। ये भी सिंपल कहानी है। टू डायमेंशनल मोशन का क्या मतलब हो जाएगा कि भाई ऐसे प्लेन में उसको चलाना पड़ेगा, प्लेन में अब चलेगा। मतलब जैसे मान लो कि मान लेते कोई दुश्मन है हमारे ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, हम उसके ऊपर गोला फेंक दी, गोला ऐसे, तो हम लोग का जो गोला है, जो ऑब्जेक्ट है, वो किस प्लेन में चला? वो जो नहीं, जैसे जो थ्रो के जो बम फेंके हैं, वो जो बम है वो एक्स जेड प्लेन में चला कि नहीं? या मान लो हम उसको इधर की तरफ लगा के फेंक दिए तो वो ऐसे जब गिरा तो वो वाई जेड प्लेन में गिरा कि नहीं? बोलो भाई। इसका मतलब कि ऐसा मोशन जिसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज हो, इसको भूल जाते हैं फिलहाल, सिर्फ इसको स्टडी करो। जब एक्स जेड में ऐसे गिर रहा है तो उसका एक्स और जेड ही होगा जो चेंज होगा, लेकिन वाई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इफ एनी पार्टिकल मूव्स इन सच अ वे दैट कोऑर्डिनेट ऑफ टू एक्सेस, दैट कोऑर्डिनेट, ये ना लग रहा है कपड़ा ज्यादा ही गीला हो गया है, दैट कोऑर्डिनेट ऑफ
टू एक्सिस चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। बात समझ में आ रही क्या? फिर से तुम वीडियो देख सकते हो आराम से, उस वीडियो में भी हम ये बात को क्लियर करा दिए हैं। In the XY plane, in the XZ plane, in the ZY plane. और फिर से एग्जांपल नोट कर लो अच्छे से कि भाई तोप का गोला मार लेते हैं, मान लेते दुश्मन है आया अटैक किया, हम उसको बम से उड़ाने की कोशिश किए, बम पे बम छोड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्स जेड एक्स प्लेन में चलेगा या वाई जेड या जो भी प्लेन में है उस प्लेन में हम ये दोनों एग्जांपल को नोट कर लेंगे। कर लो फटाफट नोट। अरे सेकंड था ना वो, अब हम लोग आते हैं किस पे बताओ? थर्ड पे। क्या है वो? थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन का क्या एग्जांपल हो सकता है? थ्री डायमेंशनल मोशन का अगर हम अपने सिलेबस का एग्जांपल दें, जैसे इसमें जो टू डायमेंशनल था ना उसमें दो अच्छे एग्जांपल हैं। पहला तो हम लोग देख ही लिए थे, इसको ना हम लोग नाम देते, जो ये बम फेंक रहे हैं ना इसको हम लोग, उसके पाथ को हम लोग एकदम बढ़िया नाम देते हैं, उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। और उसका जो पाथ होता है वो होता है पैराबोलिक पाथ। और इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है बताओ? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वो नहीं एकदम बड़ा सा अगर झूला है, झूला ऐसे गोल 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 अगर घूम रहा है तो उसका भी एक्स और वाई अगर मान लेते इधर एक्स इधर वाई ले रहे हैं तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा कि नहीं? तो वो मोशन भी क्या हो जाएगा? टू डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है क्या? बस इस तरीके से कहानी है। अब हम लोग आते हैं थ्री डायमेंशनल पे। ये दोनों तो पिछले के एग्जाम्पल हो गए, नोट कर लो फटाफट। थ्री डायमेंशनल मोशन पे आते हैं। देखो सुनो, वैसे इस बात को ना समझो, जैसे कई बार हम एग्जाम्पल देके तुरंत आगे बढ़ जा रहे हैं तो तुम उस चीज को समझो भाई। जैसे तुमको हम वीडियो में विजुलाइज करा दे रहे हैं तो तुमको समझ में आ जा रहा होगा अच्छे से, लेकिन अपने कॉपी में ना उसको इस तरीके से लिख लिया करो कि अगर कॉपी बाद में भी पढ़ते तो भी हम लोग को वो समझ में आए। पता चला नहीं तो कॉपी में नहीं लिख रहा तो बहुत भयंकर प्रॉब्लम में पड़ेंगे। कॉपी में पता लग रहा है कि अरे सर चलिए सर याद रहेगा, क्या बात करते हैं, बुद्धि पे इतना भरोसा है आपने, 3 महीने 4 महीने बात करोगे तो तुमको एक आध एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत भयंकर तुम्हारा दिमाग है, लेकिन फिर भी हो सकता है एक आध एग्जाम्पल ना मिस हो जाए। इसलिए हमेशा कोशिश क्या करो कि हम चाहे जितने भी एग्जाम्पल दें ना, टाइम लगेगा लेकिन उसको भी अच्छे से आराम से लिखते चलो। बात समझ में आ रही है? और आगे बढ़ते हैं भाई। थ्री डायमेंशनल मोशन, इफ एनी पार्टिकल मूव्स इन सच अ वे दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल थ्री एक्सिस, भाई तीनों के तीनों एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल थ्री एक्सिस changes with respect to given frame of reference, then such type of motion is called थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है? थ्री डायमेंशनल मोशन भाई। अच्छा भाई थ्री डायमेंशनल मोशन इसका मतलब कि अगर टाइम के साथ, सुनते जाना ध्यान से ना, कि भाई टाइम के साथ उसका तीनों एक्सिस बदल जाए। सर इसका एग्जांपल दीजिए, इसका एग्जांपल दीजिए। ऐसे सोचो, जैसे मान लो कि अभी हम बोल रहे हैं या हम क्लासरूम में, तो सोचो अगर क्लासरूम में कोई टीचर होता मस्त एकदम चिल्ला रहा होता, जैसे मान लो हम चिल्ला रहे होते हैं तो क्लासरूम में बच्चे जो बैठे होते हैं सबको सुनाई देता कि नहीं? ऐसा तो नहीं होता कि अरे हम बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सामने वाला सुनाई दे रहा है, बगल वाले लगा रहे सर क्या मुंह हिला रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा आपका, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब बगल वाले बच्चे से बोला अरे सर आप क्या मुंह हिला रहे हैं, कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं होता है, हमारा हर डायरेक्शन में आवाज फैल रहा होता है कि नहीं? और सोचो जैसे मान लो हम क्लास में इंटर किए, मस्त एकदम बढ़िया परफ्यूम लगाए हुए हैं, हम क्लास में इंटर किए जब, तो वो पूरे क्लास में फैल कर स्कैटर्ड हो जाएगा कि नहीं? सबको खुशबू आने लगेगा उसका। ये बात समझ में आ रही है? और एग्जाम्पल सोचो, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन गैस हो चाहे कोई भी गैस हो, अगर किसी भी तरह की गैस हुई भाई तो एकदम सिंपल बात है ना कि वो गैस जो होता है वो पूरे के पूरे रूम में अवेलेबल होता है कि नहीं? और उसका जो मोशन होता है वो तुमको केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हम लोग के 11th में ही है, उसमें पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि अच्छा जो गैसेस होते हैं वो भी रैंडम मोशन होता है और वो पूरा 3D में फैला हुआ होता है, ठीक है? और एग्जाम्पल सोचो, जैसे अगर हम बेसिक एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिक एग्जाम्पल क्या है? बेसिक एग्जाम्पल है मोशन ऑफ एरोप्लेन या हवाई जहाज। एरोप्लेन या हवाई जहाज बोलते हैं, जो भी एरोप्लेन हेलीकॉप्टर जो भी है, हवाई जहाज तो हिंदी में हो गया ना। एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर का अगर मोशन की बात करें तो थ्री डायमेंशन ऐसे 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 ज्यू 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 ऐसे कुछ भी कहीं भी घूम जाता है, ऐसे से नहीं चलता है। मान लो ऐसे ऐसे कहीं निकल गया वो, जैसे तुम वीडियो देख लो तुमको पता चल जाएगा ये चीज। In space, तो क्या मिला हम लोग को? मोशन ऑफ गैसेज या फिर मोशन ऑफ हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन जो भी है, ठीक है? तो इसको नोट कर लेते हैं भाई, ये हम लोग का हो गया थ्री डायमेंशनल मोशन की भी बात। और फोर्थ क्या था? फोर्थ था वाइब्रेशनल मोशन। फोर्थ वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसको हम लोग ना
एसएचएम नाम के चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे सोचो, मान लो कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसे ब्लॉक लटका दिए और हैंग कर छोड़ दिए, ऐसे ब्लॉक को ऐसे खींच कर छोड़ दें। मान लो स्प्रिंग है, उसे कोई ब्लॉक, रस्सी या पत्थर कुछ भी बांध दो, पत्थर बांध दी मान लो, और पत्थर को हम ऐसे हल्का सा खींच के छोड़ दें, तो जो पत्थर होगा वो ऊपर नीचे ऐसे मोशन करेगा कि नहीं? तो उसका मोशन क्या हो जाएगा? वाइब्रेशनल मोशन हो जाएगा। या सिलाई मशीन वाला एग्जांपल देते हैं, वो जो निडल है वो एक फिक्स पर्टिकुलर जो कपड़ा है उसके ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, तो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो यहां लिख लो, इफ एनी पार्टिकल मूव्स, if any particle moves to and fro, moves to and fro, to and fro मतलब आगे और पीछे, to and fro from a fixed point, then such type of motion is called vibrational motion. Then such type of motion आर कॉल्ड, ऐसे कर लो क्योंकि ऐसे बहुत सारे तरीके के एग्जाम्पल सकते हैं, आर कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है क्या? तो ये बात समझ के रखनी भाई। इसके एग्जाम्पल लिख लो, मोशन ऑफ स्प्रिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन ऐसे 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 ऐसे, या मोशन ऑफ निडल इन अ सिलाई मशीन, सिलाई मशीन ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? समझ गए ना? बस काम खत्म। ठीक है, मोशन ऑफ निडल, क्योंकि वो जो क्लॉथ होगा, जो कपड़ा होगा जिसको हम लोग सिलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी उस पर अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी उस कपड़े के ऊपर नीचे मोशन कर रहा होगा। ठीक है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन का एग्जाम्पल हो गया। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं, बात करते हैं भाई। देखो एक बात समझो भाई, जैसे पहली बात स्टार्ट नोट पॉइंट में कुछ कुछ बातें हम लोग लिख लेते हैं, वो हम लोग को जरूरत पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि जो बॉडी होता है, जैसे तुम अभी बोले, तुम्हारे दिमाग में आ सकता है सर क्वेश्चन कि सर आप बॉल फेंक रहे थे, लेकिन आप एग्जाम्पल में बार बार पार्टिकल वर्ड यूज कर रहे थे। तो हम लोग ना बॉडी नहीं लेके चलेंगे इस पूरे चैप्टर में। कहीं भी बॉडी वर्ड अगर हम बोल भी रहे हो तो गलती से बोल दिए होंगे, क्योंकि बॉडी वर्ड नहीं यूज करना हम लोगों को। हम लोग हर जगह क्या यूज करना है? पार्टिकल वर्ड यूज करना है। तो हम लोग जो कुछ भी लगाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी क्वेश्चन लाएंगे, चाहे जो भी स्टडी करेंगे, वो सब पार्टिकल मान के स्टडी करेंगे। ठीक है, पार्टिकल मान के। अच्छा, इसका रीजन अभी हम तुमको समझा नहीं सकते। ठीक है, तुमको बस अभी ये मान के चलना है कि भाई हम लोग को पार्टिकल मान के ही चलना है। आगे आगे जाकर तुमको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा क्यों पार्टिकल मान रहे थे, क्यों बॉडी मानने से प्रॉब्लम हो सकता था। ठीक है, तो देखना अब क्वेश्चन ये आता है कि सर किस किस केस में हम लोग पार्टिकल मान सकते हैं, किस केस में हम लोग पार्टिकल नहीं मान सकते। हम छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रही है, और जो ट्रैवल करके वो लेंथ ट्रैवल की, वो लेंथ उस बॉडी के साइज के कंपेयर में अगर बहुत ज्यादा है तो हम लोग उसको पार्टिकल मान सकते हैं। लेकिन अगर वो जो डिस्टेंस, जो लेंथ कवर कर रहा है, वो लेंथ अगर कम हो गया, तो उस बॉडी के साइज के कंपैरिजन में अगर वो लेंथ कम हो गया, तो हम लोग उस बॉडी को पार्टिकल नहीं मान सकते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से। अब एक छोटे से एग्जांपल से एकदम ढंग से क्लियर हो जाएगा ये। जैसे देखो भाई, मान लेते हैं, बोले कि जो बॉडी है, ये वाली बॉडी, वो मान लो 20 मीटर चला। ठीक है, 20 मीटर। और जो इस बॉडी का साइज था, बहुत बड़ा बना देते, जो छोटा बना देते इसको, ये ऐसे, ये और ऐसे छोटू सा। ठीक है, ये साइज जो है वो मान लो कितना है, ये मान लेते हम लोग कि ये है 1 नहीं, ये मान लो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो ये जो डिस्टेंस, जो ये लेंथ कवर कर रहा है, जो ये बॉडी चला, वो लेंथ कितना है? 20 मीटर। और उसके खुद की जो साइज है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो बहुत छोटा है कि नहीं? तो हम लोग इसके लेंथ के कंपैरिजन में इसके बॉडी को, साइज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बॉडी को पार्टिकल मान सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी को पार्टिकल मान लिया जाएगा। लेकिन मान लो कि डिस्टेंस कवर किया कितना? 5 मीटर। ठीक है, और जो इस बॉडी का साइज है वो है 1 मीटर। तो 1 मीटर और 5 मीटर में तो भाई बहुत बड़ा गैप तो नहीं है। तो अगर 1 मीटर का ऑब्जेक्ट 5 मीटर चला, तो हम लोग यहाँ पर बॉडी को पार्टिकल नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो यही हम बात बोले हैं, ये बात तुमको लिखनी भी है। क्या कि वी कैन एज्यूम एनी बॉडी एज पार्टिकल। अरे लिखो भाई, वी कैन एज्यूम एनी बॉडी एज पार्टिकल only if
only if length covered by it is much larger than its own dimension, is much larger than its own dimension। इंपॉर्टेंट बात है भाई। हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या लेके चलेंगे, पार्टिकल लेके चलेंगे, बॉडी लेके नहीं चलना है। क्यों नहीं लेके चलना है, बाद में समय के साथ ये चीजें आएंगी। हम छोटा सा एग्जांपल दे दिए यहाँ पे कि कब बॉडी मान सकते हैं, कब पार्टिकल मान सकते हैं। क्लियर याद रखना कि कुछ भी नहीं बोला जाता तुम क्लियर कट रखो, ठीक है। वो पार्टिकल बोलेंगे, अगर हम कभी गलती से बॉडी बोल दिए तुम समझ जाना कि ओहो प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिए सर, पार्टिकल ही होगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही क्या? तो जब तक हम लोग इस चैप्टर में चल रहे हैं तब तक हम लोग पूरी कहानी पार्टिकल के लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, और आते हैं भाई सेकेंड पार्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में ही। इन दिस चैप्टर, लिखो इस बात को, हम लिख भी दे रहे हैं। इन दिस चैप्टर we will study motion only, not cause of motion। कि भैया क्यों मोशन हो रहा है इस पे नहीं बात करेंगे हम लोग इस पूरे चैप्टर में। ये कब बात करेंगे सर? ये हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। अरे सोचो ध्यान से भाई, कोई भी चीज, जैसे हम हैं अभी हम रेस्ट में, ये मार्कर ही है, ये मार्कर अभी रेस्ट में है, लेकिन ये मोशन में जब हम फेंकेंगे इसको तभी तो आएगा ना। तो जब हम फेंके हैं तो हम कुछ ना कुछ इसमें फोर्स लगाएं, कुछ लगाएं, ये वो सब लगाए हैं, उसका स्टडी यहाँ पे नहीं करना है। जब वो चलना शुरू कर दिया तो कितनी दूर चला, क्या चला, कैसे चला, कब चला, ये सब कहानी में बात करेंगे। तो क्या लिखे, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मोशन ओनली, नॉट कॉज ऑफ मोशन। कॉज की बात नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर का नाम क्या देते हैं, इसीलिए कई बार इस चैप्टर को बोल देते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और जहां हम लोग कॉज का स्टडी करते हैं ना, जब हम लोग कॉज का स्टडी करते हैं, कहाँ स्टडी करने को हम बोले हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM बोलते हैं। तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई भाई फंडामेंटल इंट्रोडक्शन हम लोग का किसका, मोशन के बारे में। तो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्या, मोशन इन वन डायमेंशन। बोलो भाई, तो ये हम लोग की कहानी है भाई। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि सर इसको नोट करना है कि नहीं करना है। ऐसा घटिया क्वेश्चन नहीं आना चाहिए दिमाग में तुम्हारे, इसको नोट करना ही करना है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात की हम लोग इस पूरे लेक्चर में, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, तुम ना अपना चैप्टर का नाम लिख लेना, कॉपी के ऊपर जो शुरुआत किया वहां मोशन इन 1D लिखो तो बहुत बढ़िया किया, नहीं लिखो तो आप जाके वहां लिख लो मोशन इन 1D, और फिर उसके अंदर ये सब कहानी है। अब जो नेक्स्ट टर्न से शुरू करेंगे वही है जो मेन अब हम लोग के सिलेबस में हम लोग को दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग का इंट्रोडक्शन यहाँ तक हो गया। तो चलो बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न से पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।